हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG अकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, हम लोगों ने पिछली क्लास में मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और प्रशासन क्या था, इसमें कि हम लोगों ने कर वगैरह और किस कर का किससे संबंध था वो चीज़ें देखी थी। उसके बाद में कुछ विभाग और अध्यक्ष थे, उनके बारे में भी जानकारी ली थी। और आज जो है मौर्य काल में ही आगे बढ़ते हुए, जैसे मौर्य वंश के बाद में फिर शुरू होता है मौर्योत्तर वंश। मौर्य के ही अंडर में है मौर्योत्तर वंश, यानी मौर्य साम्राज्य के जो मतलब बाद में पतन के बाद में मौर्योत्तर वंश की शुरुआत होती है। तो मौर्योत्तर वंश ये भी मगध के ही अंतर्गत आता है। तो मौर्योत्तर वंश जो था ये दो भाग में बढ़ता है, यानी मौर्य साम्राज्य के बाद में मौर्योत्तर वंश शुरू होता है। ये जो है दो भाग में बढ़ता है। जैसे दो भाग कौन कौन से थे, एक तो इसमें जैसे देसी वंश जो थे, जो कि मौर्य साम्राज्य के बाद में चले हैं। मौर्य साम्राज्य के बाद जैसे शुंग वंश, कर्ण वंश और जो है शुंग वंश, कर्ण वंश, उसके बाद सातवाहन वंश, ये जो है मगध साम्राज्य में ही। और इसके बाद में जैसे जब शुंग वंश शुरू होता है तो इसी टाइम पे, यानी मौर्य वंश के अंतिम समय में या शुंग वंश के ही शुरुआत में, कि विदेशी आक्रमण जो है वो शुरू हो जाते हैं भारत में। विदेशी आक्रमण शुरू हो जाते हैं। वैसे तो पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो तो जो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था सिंध प्रांत पे, दाहिर से आ सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले यानी विदेशी आक्रमण, जैसे यूनानी की बात करें, से उन्हें यवन के नाम से जानते हैं। यवन आक्रमण जो है वो शुरू होते हैं, हिंद यूनानी यानी यवन आक्रमण। तो उसी टाइम पे यानी मौर्यों के अंतिम समय में और शुंग वंश के टाइम पे शुरू जाते हैं। तो उसमें कुछ फिर वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने काफ़ी क्षेत्र जीते, तो फिर जो है मतलब उनके भी वंश चलते हैं। तो उसमें जैसे एक पहला जो है हिंद यूनानी वंश करके, उसके बाद में शक वंश, फिर पल्लव, और फिर जो है एक कुषाण वंश। तो ये मतलब मौर्योत्तर वंश दो पार्ट में, एक देसी वंश, देसी में शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। उसके बाद में जो विदेशी वंश थे, तो विदेशी वंश में से हिंद यूनानी, शक, पल्लव और उसके बाद में जो है कुशाल वंश, ये विदेशी वंश है। तो आज हम लोग जो है मौर्योत्तर वंश में शुंग वंश के बारे में जो है देखेंगे। यानी शुंग वंश जो है कि शुंग वंश के शासक कौन थे, कब से कब तक चला था। तो वैसे तो शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। और ये पुष्यमित्र शुंग कौन थे, तो पुष्यमित्र शुंग जो थे, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक यानी भद्रथ मौर्य, तो भद्रथ मौर्य का ये सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। तो भद्रथ मौर्य के टाइम पे ही यवन ने आक्रमण करना शुरू कर दिया था। लेकिन जो भद्रथ मौर्य जो थे, तो ये मतलब उन आक्रमणों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि ये जो है किससे प्रभावित थे, बौद्ध धर्म से मतलब रिलेटेड थे। जो अशोक ने जो है बौद्ध धर्म वगैरह ग्रहण किया था, उन्होंने फिर अहिंसा का मतलब जो है मतलब पाठ चलाया था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसने इतना ध्यान नहीं दिया। ये चीज़ें पुष्यमित्र शुंग देख रहा था कि अगर कुछ भी मतलब यहाँ पर यवन ने आक्रमण शुरू कर दिया है। यवन ने पंजाब को जीत लिया था 183 में, पंजाब को जीत के सियालकोट अपनी राजधानी बनाई। धीरे धीरे वो भारत के करीब आ रहे थे। तो इसके बाद में जो है मतलब पुष्यमित्र सिंह जब ये चीज़ें देखता है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर जो है फिर विदेशी मतलब जो है आक्रमण होके और वो सारा अधिकार कर ले, मतलब पूरा जो है इस साम्राज्य को ही समाप्त कर दे। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये हत्या कर देता है भद्रथ मौर्य की। सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, ये हत्या कर देता है भद्रथ मौर्य की, ये हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद में ये जो है राजधानी चेंज करता है, क्योंकि उस मौर्यों के टाइम पे राजधानी पाटलिपुत्र हुआ करती थी। ये अपनी राजधानी चेंज करता है और राजधानी चेंज करके जो है विदिशा नई राजधानी बनाता है। और जो है और फिर इसके टाइम पे भी आक्रमण होते हैं, लेकिन ये जो है हरा देता है। तो आज हम लोग जो है मौर्योत्तर वंश के बारे में, मतलब मौर्योत्तर वंश को दो पार्ट में बांटा गया है, उसी के बारे में जो है जानकारी लेते हैं। तो जैसे मौर्योत्तर वंश किसके बाद में, यानी मौर्यों के बाद में जो है मौर्योत्तर वंश की शुरुआत होती है। अगर बात करें तो मौर्योत्तर वंश इसे जो है दो भागों में बांटा गया था। इसे दो भागों में बांटा गया था। इसे दो भागों में बांटा गया। अब इसके जैसे दोनों भाग कौन कौन से थे, तो अगर जैसे बात करें इसे दो भाग में बांटा गया, दोनों भाग, तो दोनों भाग, एक तो देसी वंश और एक विदेशी। विदेशी मतलब जो अपने देश के थे, और दूसरा जो है विदेशी वंश। दूसरा विदेशी वंश जिन्होंने बाहर से आक्रमण किया और भारतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद में मतलब अपना वंश उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया। तो ये देसी वंश और जो है विदेशी वंश। अगर जैसे हम बात करें कि देसी वंश में, तो देसी वंश में इसमें आते हैं जैसे
शुंग वंश, शुंग वंश, उसके बाद में कर्ण वंश, और फिर जो है इसमें सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ये जो है देसी वंश में आते हैं। इसके बाद में जो है जो विदेशी में कौन कौन से विदेशी में इसमें आते हैं, जैसे हिंद यूनानी, हिंद यूनानी, हिंद यूनानी के बाद में इसमें आते हैं शक, और इसके बाद में जो है पल्लव, हालांकि पल्लव के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, और इसके बाद में जो है फिर कुषाण वंश, कुषाण वंश, तो ये विदेशी थे। हम लोगों को कौन से देखने हैं, ये देसी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी शुंग वंश के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें हम बात करते हैं शुंग वंश, हम लोगों को पढ़ना है शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश, बात शुंग वंश करें तो इसका कालखंड जो है 187 ईसा पूर्व से लेके जो है ये 73 ईसा पूर्व तक था। 187 ईसा पूर्व से लेके जो है ये 173, कहीं पर 185 मिलती है, मतलब इतिहास है, आगे पीछे जो है डेटें मिलती हैं। 187 ईसा पूर्व से ये 73 ईसा पूर्व तक, 73 जो है ईसा पूर्व तक जो है ये चीज़ें मिलती हैं इसमें, 73 ईसा पूर्व तक, यानी 187 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व, ये शुंग वंश रहा था। अब वो जैसे शुंग वंश की अगर स्थापना की बात करें कि शुंग वंश के संस्थापक, तो अभी हम लोगों ने बताया जो डिस्कस किया है कि संस्थापक कौन थे, तो ये पुष्यमित्र शुंग संस्थापक, संस्थापक, तो इसके संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग, संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे इसके, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग थे कौन, तो ये जो है भद्रत मौर्य के सेनापति, इन्होंने, यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपने सेनापति, नहीं अपने जो है मतलब ये सेनापति थे, अपने राजा, ठीक है, अपने राजा भद्रत मौर्य, भद्रत मौर्य की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, शुंग वंश की स्थापना की। ये भद्रत मौर्य के सेनापति थे, यानी जो है पुष्यमित्र शुंग जो है ये सेनापति थे भद्रत मौर्य के। और इनके टाइम पे जब भद्रत मौर्य के टाइम पे यवन आक्रमण होते हैं तो भद्रत मौर्य उनको ज़्यादा मतलब नहीं लेता है, ठीक है, जो है तो फिर ये जो है मतलब भद्रत मौर्य की हत्या कर देते हैं और सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। उसके बाद में जो है यवन आक्रमण से भारत की रक्षा करते हैं। जब ये हत्या कर देता है तो हत्या करने के बाद में क्या होता है कि जो राजधानी मौर्यों के टाइम पे क्या थी, पाटलिपुत्र, तो वहाँ पर विद्रोह, इसके खिलाफ जो है विद्रोह हो जाता है। तो विद्रोह जब हो जाता है तो ये अपनी राजधानी चेंज कर देता है, और राजधानी अपनी चेंज करके विदिशा, विदिशा कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, इसने अपनी राजधानी विदिशा में बनाई थी, विदिशा, और विदिशा ये राजधानी कहाँ, विदिशा, और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, इसने जो है अपनी राजधानी बनाई थी, यानी विदिशा मध्य प्रदेश में राजधानी बनाई थी। इसके बाद में जो है ये ब्राह्मण जाति का था, यानी इसकी जात कौन सी थी, ब्राह्मण, यानी पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति का था। और जो शुंग वंश जो है, शुंग वंश को पहला हिंदू वंश या पहला ब्राह्मण वंश के नाम से भी जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए इसकी पहला हिंदू वंश कौन सा था, तो यही जो है शुंग वंश, या पहला ब्राह्मण वंश, क्योंकि ये ब्राह्मण जाति का था तो इसे जो है पहला ब्राह्मण वंश या हिंदू वंश के नाम से भी जानते हैं। यानी शुंग वंश को, शुंग वंश को प्रथम ब्राह्मण वंश, या जैसे प्रथम ब्राह्मण वंश करके पूछे, या जो है पहला हिंदू वंश,
पहला हिंदू वंश भी इसको कहा गया है, यानी पहला ब्राह्मण वंश शुंग वंश, पहला हिंदू वंश शुंग वंश। और पूछा जाए कि शुंग मतलब उसमें शुंग किस वंश से संबंधित है, तो ये ब्राह्मण जाति के थे, वो ब्राह्मण जाति है, जाति पूछी जाए तो इनकी ब्राह्मण जाति थी। इसके बाद में जैसे ऐसी भी मतलब हालांकि बौद्ध ग्रंथों से वैसे तो कहीं पे जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में ऐसी जानकारी मिलती है कि अशोक ने जो 84,000 स्तूपों का लगभग निर्माण करवाया था, तो उसमें अधिकांश स्तूप जो है पुष्यमित्र शुंग ने तोड़ दिए थे। तो इसे बौद्ध ग्रंथों में बौद्धों का संहारक भी कहा गया है, बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्धों का संहारक। इसने जो है 84,000 स्तूपों में अधिकांश स्तूप सारे इसने तोड़ दिए थे, और ये कि मतलब ये बौद्ध धर्म विरोधी था। उसके बाद में जो है कि जैसे इसने तोड़ दिए थे, लेकिन दो स्तूप जो हैं इसका इसने पुनः, जैसे पहले इसने जो मध्य प्रदेश का भरूत स्तूप था इसने उसको भी तोड़ दिया था, लेकिन बाद में फिर ये उसका पुनर्निर्माण करवाता है, पुनः से निर्माण, मतलब इसको अपनी गलती पर जो है पछतावा होता है, लेकिन ये भरूत स्तूप का पुनः निर्माण करवाता। फिर उसके बाद सांची स्तूप का भी इसने पुनः निर्माण करवाया था, सांची स्तूप को भी ये नष्ट कर देता है और उसने फिर जो है पुनः निर्माण करवाया था। इसलिए इसे बौद्धों का संहारक के नाम से भी जानते हैं। बौद्ध ग्रंथों में इसे बौद्धों का संहारक भी कहा गया, यानी बौद्धों का संहारक भी कहा गया। क्यों कहा गया था? क्योंकि इसने मतलब ये भी बौद्ध धर्म से ही जानकारी मिलती है, इसने बौद्ध धर्म के जो यानी अशोक के द्वारा जो 84,000 स्तूप बनवाए गए थे, स्तूपों को इसने जो है नष्ट कर दिया था, स्तूपों को नष्ट कर दिया था, मतलब अधिकांश जो है इसमें नष्ट कर दिए थे इसने। 84,000 स्तूपों में से जो है अधिकांश को इसने नष्ट कर दिया था। उसके बाद में दो ऐसे स्तूप तो जिसका इसने पुनः निर्माण करवाया, इसने बाद में अपनी गलती पर जब इसको पछतावा होता है तो ये दो स्तूपों का पुनः निर्माण करता है। इसने भरहूत भरहूत स्तूप का पिछली क्लास में हमने किया था कि निर्माण किसने करवाया था? भरहूत स्तूप अशोक ने। इसने भरहूत स्तूप कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में ही है। एंड जो सांची स्तूप का पुनः निर्माण करवाया, यानी इसने जो है पुनः निर्माण करवाया था, जो भरूत स्तूप और जो है सांची स्तूप का पुनः निर्माण करवाया। सांची स्तूप काफ़ी ये फेवरेट है, पूछा था इसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। और ये जो है सांची स्तूप 200 रुपये के नोट पे भी मिलता है, नई करेंसी में। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में सांची स्तूप पड़ता है। और भरूत स्तूप जो था इसने इसका दुगुना, मतलब जैसे पहले जो था उससे दुगुना, ठीक है, 2 गुना निर्माण करवाया था, 2 गुना करके निर्माण करवाया था। मतलब पहले तो नष्ट कर दिया था, बाद में फिर इसको जो है डबल करके जो है इसका निर्माण करवाया, और सांची स्तूप को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद में सांची स्तूप का भी ये निर्माण करवाता है, जो पुष्यमित्र शुंग। काफ़ी शक्तिशाली शासक था ये। और जब ये अपनी राजगद्दी पे बैठता है तब ये अवंती का शासक था। यह है राजगद्दी पर बैठते समय अवंती का शासक था, अवंती का शासक था। ये अवंती से ही क्वेश्चन एक अशोक से भी बनता है कि अशोक जब राजगद्दी पे बैठा था तब ये कहाँ का राजपाल था, तो अवंती का ही। अशोक भी अवंती का राजपाल था, और उसके बाद में जब ये राजगद्दी पे बैठता है तो अवंती का ही ये शासक था। उसके बाद में ये हत्या वगैरह कर देता है, तो अवंती का शासक या जो है इसे राजपाल करके। तो अवंती ये कहाँ पड़ती है? ये मतलब वही मालवा वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, जिसकी राजधानी अवंती की उज्जैन या महिष्मती करके इसकी राजधानी हुआ करती थी। तो ये जो है उस टाइम पे जब वो बैठता है। ऐसा भी कि ऐसा कौन सा राजा था शुंग वंश में जिसने कभी राजा की उपाधि ही धारण नहीं की, यानी इसने सिर्फ सेनापति की ही उपाधि धारण की थी, कोई राजा वगैरह की इसकी उपाधि नहीं थी। हालांकि इसके बाद फिर इसके उत्तराधिकारी अग्निमित्र वगैरह हैं तो वो राजा की उपाधि धारण करते हैं, लेकिन ये राजा की उपाधि धारण नहीं करता। इसने कभी भी राजा की उपाधि
धारण नहीं की, धारण नहीं की, यानी सिर्फ इसने अपने आप को सेनापति की ही मतलब उपाधि ये धारण करा। और इसका जो मतलब वो था उत्तराधिकारी अग्निमित्र करके, तो वो फिर आगे चल के जो है मतलब जो उपाधि वगैरह धारण करता है राजा की। उसके बाद में इसे पूछाता है कि इसके टाइम पे जो है इसने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसने जो है दो अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ उनके पुरोहित कौन हुआ करते थे? उनके पुरोहित जो थे वो महर्षि पतंजलि, महर्षि पतंजलि यानी प्रथम योग गुरु जो महर्षि पतंजलि को ही कहते हैं, तो वो जो है उनके पुरोहित थे। उन्होंने ही जो है दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। ऐसे अश्वमेध यज्ञ होते क्या है? तो अश्वमेध यज्ञ जो है, जैसे इसमें क्या होता है, एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है, छोड़ने के बाद में मतलब ये जहाँ पर जाता है उसके बाद में उस घोड़े को जो पकड़ता था तो उसको जो है मतलब युद्ध करना पड़ता था। तो ऐसा दो बार होता है, एक ये जब शासन में बैठता है तब उस टाइम पे इसने घोड़ा जो छोड़ा था तो वो आगे जाके जो है पाकिस्तान वाले एरिया में मतलब जो घोड़ा जो है पकड़ा जाता है यवनों के द्वारा, तो इसका जो है यवनों के द्वारा जो है मतलब युद्ध होता है। और दूसरा जो है एक और लास्ट लास्ट समय में जो है इसने यज्ञ करवाया था। तो यही कि इसके टाइम पे मतलब इसने जो है दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, दो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और इनका पुरोहित मतलब किसके द्वारा किए गए थे? इसका पुरोहित मतलब अश्वमेध यज्ञ जो किए थे इसके पुरोहित तो महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि जो है इसके जो पुरोहित है। अच्छा, पतंजलि की बात करें, पतंजलि ने एक पुस्तक लिखी है, इनकी एक पुस्तक पूछी जाती है, हालांकि वो अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? पाणिनि की है। तो पाणिनि की ही पुस्तक और इन्होंने सरल भाषा में लिखा था, तो उसे ही महाभाष्य कहा गया, संस्कृत भाषा में लिखा था इसने। तो इसे भाई अगर पूछे अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखी है तो पतंजलि ने, और या जैसे मतलब महाभाष्य पुस्तक, वही अष्टाध्यायी की टीका ही महाभाष्य के नाम से जानते हैं। तो अष्टाध्यायी पर जो है टीका या जो है महाभाष्य पुस्तक जो है ये पतंजलि की है। और पतंजलि को प्रथम योग गुरु के नाम से भी, जैसे अभी जो पतंजलि ब्रांड वगैरह है वो इन्हीं से संबंधित है। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक, और ये महाभाष्य पुस्तक क्या है? ये जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये उसी पे मतलब अष्टाध्यायी की टीका मतलब इसको कहते हैं महाभाष्य पुस्तक। और ये महाभाष्य पुस्तक जैसे या तो महाभाष्य पुस्तक कह लें या जो है अष्टाध्यायी पर टीका, अष्टाध्यायी पर टीका से मतलब नाम है। और ये जो है मतलब किस पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो संस्कृत में, संस्कृत भाषा लिखी थी। यानी ये जो है महर्षि पतंजलि ने जो है महाभाष्य पुस्तक या अष्टाध्यायी पर टीका और संस्कृत भाषा में लिखी थी। जैसे पूछ लिया जाए कि महाभाष्य पुस्तक के रचयिता कौन है तो पतंजलि, महाभाष्य पुस्तक के रचयिता पतंजलि, या अष्टाध्यायी पर टीका किसने लिखी है? पतंजलि। वैसे अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने लिखी थी। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है ये पाणिनि के द्वारा जो है वो लिखी जाती है। इसके बाद में जो है जैसे इसके समय में ही जो पहला भारत में अगर जैसे यवन आक्रमण की बात करें, भारत में जो है यवन आक्रमण, तो इसी के समय जो है सबसे पहले शुंग वंश के टाइम पे ही पहला यवन आक्रमण होता है। बस यवन आक्रमण, अगर यवन वंश की बात करें तो यवन जो है ये दो मतलब पार्ट में बटे हुए थे। यवन जो है ये दो पार्ट में बटे हुए थे। तो दो पार्ट में जैसे एक जो था डेमिट्रियस करके और एक जो यूक्रेफिटियस करके जो था, ये दो पार्ट में यवन मतलब बटे हुए थे। तो यवन जो हैं निवासी जो ये थे यूनान के,
लेकिन ये बैक्टीरिया वाले क्षेत्र पर आकर रहने लगते हैं। बैक्टीरिया वाला क्षेत्र जैसे अफगानिस्तान और ईरान की जो बाउंड्री है वहीं वाले क्षेत्र पर ये आके रहने लगते हैं। उसके बाद में ये पंजाब को जीतते हैं, सियालकोट को अपनी राजधानी बनाते हैं। डेमीट्रियस फर्स्ट के टाइम पे जो है मतलब होता है। इसी के समय भारत में यवन या जैसे यवन या इसी को जो है हिंद यूनानी आक्रमण, यवन आक्रमण शुरू हुए। इसी के समय जो है वो यवन आक्रमण शुरू हुए। और यमन में जो है जैसे दो वंश करके हुआ करते थे। अगर बात करें यमन में, जैसे यवन, ठीक है। अगर बात करें जो यवन वंश जो था, यवन वंश, तो यवन वंश जो है ये दो पार्ट में बटा हुआ था। एक डेमीट्रियस करके और एक जो है एक डेमीट्रियस और उसके बाद में एक यूक्रेटाइटस करके। एक जो है डेमीट्रियस, डेमीट्रियस और एक जो है यूक्रेटाइटस करके। यूक्रेटाइटस, ये जो दो वंश में बटा हुआ था, दो वंश में। उसके बाद में जो है ये दो वंश में बटा हुआ था। जो इसके प्रमुख जो थे, इसके जो है इसका डेमीट्रियस वंश का जो प्रमुख शासक हुआ करता था तो उसका नाम जो था वो डेमीट्रियस फर्स्ट, डेमीट्रियस, डेमीट्रियस फर्स्ट। इसका जो शासक जो था वो डेमीट्रियस। इसने जो है डेमीट्रियस फर्स्ट ने 173 ईसा पूर्व में, डेमीट्रियस फर्स्ट ने 173 ईसा पूर्व में मतलब जो है जो पंजाब को जीतकर, पंजाब को जीतकर, पंजाब को जीतकर और सियालकोट अपनी राजधानी बनाई, सियालकोट राजधानी बनाई, सियालकोट राजधानी बनाई, डेमीट्रियस फर्स्ट। अगर पूछ ले भारत पे पहला मतलब आक्रमण किसके द्वारा हुआ है तो डेमीट्रियस फर्स्ट है। लेकिन ये जो है अभी मतलब नहीं हुआ था, लेकिन इसके बाद में फिर ये अभी तो ये बाउंड्री पर आ गया था। उसके बाद इसने पंजाब वगैरह जीत लिया था, उधर काफ़ी बड़ा था अफगानिस्तान के साथ में। और उसके बाद में जैसे इसका जो इसकी बात करें जो यूक्रेटाइटस करके वंश जो था, तो यूक्रेटाइटस वंश जो है इसका जो सबसे प्रतापी जैसे शासक जो था एंटियालस करके, एंटियालकस, ये जो था शासक, इसके शासक का नाम है एंटियालकस, एंटियालकस यानी इसके शासक का नाम है। एंटियालकस का ही एक राजदूत होता है, एंटियालकस, इसी का एक राजदूत होता है, उस राजदूत का नाम था हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस ये जो था इनका राजदूत था, इनका ये जो है राजदूत। ये आगे चल के जो है सुंग वंश मतलब इसी सुंग वंश के टाइम पे ही भारत में आता है और एक बिदसा में जो है गरुड़ स्तंभ की भी ये स्थापना करता है। बात जिससे हम करते हैं ये डेमीट्रियस वंश की, डेमीट्रियस वंश का शासक कौन है, डेमीट्रियस फर्स्ट करके शासक है इसका। और इसने मतलब शुरुआत में जो है पंजाब वाले क्षेत्र को जीतकर और उसने अपनी राजधानी जो है सियालकोट स्थापित करी थी। इस वंश की राजधानी जो हुआ करती थी वो तक्षशिला थी। इसकी राजधानी जो हुआ करती थी उसका नाम था तक्षशिला, इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद में जो है और यवन जो यूनान से आके बैक्टीरिया वाले क्षेत्र में रहते थे, बैक्टीरिया वाला क्षेत्र अफगानिस्तान का था, तो वहीं पर आके रहते थे। उसके बाद में उन्होंने जो है धीरे धीरे अपनी सीमाएं बढ़ाना शुरू किया। तो जैसे डेमीट्रियस वंश की बात करें, डेमीट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक, प्रतापी राजा
प्रतापी राजा, ये प्रतापी राजा कौन था? तो ये जो है मिनांडर। सबसे प्रतापी अगर राजा पूछ ले डेमेट्रियस वंश का तो ये कौन सा है? मिनांडर, ये सबसे प्रतापी राजा है। तो मिनांडर भी आता है और मिनांडर की भी हार होती है। उसके बाद में ऐसे अगर ये मिनांडर ने भारत में दूसरी बार आक्रमण किया था, यानी जो है पहली बार अगर आक्रमण पूछे कि भारत पे जो है पहला आक्रमण किसने किया था, तो डेमेट्रियस फर्स्ट ने। मिनांडर आगे चल के बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता है नागसेन से और ये बौद्ध धर्म का अनुयायी बन जाता है। ऐसे भारत पर पहला यवन आक्रमण, पहला यवन आक्रमण तो ये किसके नेतृत्व में? तो ये डेमेट्रियस फर्स्ट, ट्रियस फर्स्ट के ही नेतृत्व में होता है। और डेमेट्रियस फर्स्ट की जो है ये हार हो जाती है। इसे जो है इसे पहला आक्रमण डेमेट्रियस फर्स्ट ने किया था, डेमेट्रियस फर्स्ट ने किया था। और इसे पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे ही हुआ है, पुष्यमित्र शुंग। और इसका एक जो है प्रपौत्र है पुष्यमित्र शुंग, और इसी का प्रपौत्र प्रपौत्र जो था, जो इनके प्रपौत्र का नाम जो है, ये जो इनका जो है प्रपौत्र, प्रपौत्र का नाम भी ध्यान में, जो काट दिया इनका जो है प्रपौत्र, प्रपौत्र जो मतलब नहीं, उस जो नाम नहीं इस टाइम पे ध्यान में आ रहा है, जो इनके प्रपौत्र का नाम क्या था, तो पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये जो है हरा देते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है ये उसको हरा, वसुमित्र, वसुमित्र। तो पुष्यमित्र शुंग जो है ये डेमेट्रियस फर्स्ट को जो है ये हरा देते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो है ये डेमेट्रियस फर्स्ट को हरा देते हैं। उसके बाद में जो दूसरा यवन आक्रमण जो था, तो पहला यमन आक्रमण अगर पूछे तो ये डेमेट्रियस फर्स्ट करके, पहला यमन आक्रमण डेमेट्रियस फर्स्ट, और पुष्यमित्र शुंग के टाइम पे हुआ था। पुष्यमित्र शुंग जो है इस डेमेट्रियस फर्स्ट को हरा देते हैं। दूसरा यवन आक्रमण पूछे तो दूसरा यवन आक्रमण, दूसरा यवन आक्रमण अगर पूछे किसके टाइम पे हुआ था, तो दूसरा यवन आक्रमण जो है ये मिनांडर ने किया था, मिनांडर। दूसरा यवन आक्रमण जो है ये मिनांडर ने किया था, मिनांडर ने किया था। दूसरा यवन आक्रमण मिनांडर ने किया था। और जो मिनांडर ये भी मतलब शुंग वंश के टाइम पे हुआ था, इसकी भी हार हो जाती है। शुंग वंश के शासकों ने शुंग वंश के शासकों ने इसे हरा दिया, इसे हरा दिया। इसको यहीं भारत में ही इसको हार मिलती है। हालांकि ये भी सिकंदर जैसा ही मतलब इसने काफ़ी क्षेत्रों को जीता था मिनांडर ने। उसके बाद में जैसे बात करें मिनांडर की, तो मिनांडर ने जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था। यानी उसी टाइम पे एक ऐसे जो बौद्ध धर्म के उस टाइम पे एक अनुयायी थे नागसेन, और नागसेन और मिनांडर के मध्य में काफ़ी वार्तालाप होती है, वाद विवाद होता है। तो उस वाद विवाद के बाद में मिनांडर जो नागसेन से काफ़ी प्रभावित होता है और ये बौद्ध धर्म जो है अपना लेता है। और ऐसे भी कि पहला जो है मतलब विदेशी सम्राट जिसने जो बौद्ध धर्म को अपनाया था तो वो मिनांडर ही था। बौद्ध धर्म के अनुयायी, इनका नाम क्या है? नागसेन। बौद्ध धर्म के अनुयायी नागसेन। और नागसेन जो थे, नागसेन तथा नागसेन को नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। नागसेन तथा मिनांडर के मध्य प्रश्नवाचक संवाद के मध्य, जैसे वाद विवाद पूछ ले, वाद विवाद, या जैसे जो है प्रश्नवाचक संवाद, प्रश्नवाचक
संवाद, जो प्रश्नवाचक संवाद जो है इसका उल्लेख प्रश्नवाचक संवाद इसका उल्लेख पुस्तक, एक पुस्तक है जो नागसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक मिलिंद पन्हों में दिया गया है। मिलिंद पन्हों में, पुस्तक मिलिंद पन्हों में इसका उल्लेख है। यानी जो नागसेन मिनांडर आक्रमण करता है, हार जाता है, हारने के बाद में फिर इसको नागसेन मिलते हैं जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो नागसेन और फिर मिनांडर के मध्य में कुछ वार्तालाप होती है, प्रश्नवाचक संवाद होता है। होने के बाद में फिर क्या होता है कि मतलब जो प्रश्नवाचक जो संवाद होता है तो वो एक पुस्तक में है। पुस्तक का नाम जो है वो मिलिंद पन्हों, पुस्तक जो है इन्हीं की है, जो नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हों। तो उसमें जो है इसका उल्लेख है। और नागसेन की बातों से, नागसेन की बातों से प्रभावित होकर, नागसेन की बातों से प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और ये पहला ऐसा मतलब जो था कि मतलब विदेशी राजा जिसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ये जो है मिनांडर को मिलिंद पन्हों के नाम से भी जानते हैं। मिलिंद पन्हों, मिनांडर का एक नाम मतलब जो है पूछा जाता है कि मिनांडर को मिलिंद पन्हों के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद पन्हों, मिनांडर को मिलिंद पन्हों के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है आज हम लोगों ने मतलब पुष्यमित्र ऋषिशृंग के बारे में मतलब कि जो है क्या क्या चीज़ें थी, कैसे क्या युद्ध वगैरह हुए हैं, मतलब ये चीज़ें देखी। इसके जो है आगे की क्लास कल करेंगे। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।